हेलो नमस्ते वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सीधे सीधे ये कहता है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू थिंग्स। नंबर वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो दो चीज़ें कवर करता है। पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। चलिए इन्हें समझते हैं। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश कॉन्सेप्ट, यानी कि ये यूनाइटेड किंगडम से आता है। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कॉन्सेप्ट है यूएसए का और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। AVYC ने सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें हमेशा फेयरनेस के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, वहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है। एवी डाइसी ने यहाँ पे बोला है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है यानी कि इंग्लिश कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये एक चीज़ करने से मना करता है। क्या करने से मना करता है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी इंडिविजुअल। ये कहता है कि किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के फेवर में कोई भी प्रिविलेज, कोई भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये कुछ करने के लिए मना करता है। दैट इज वाई इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सब सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अगर परिस्थितियाँ एक जैसी हैं तो उसमें सभी के साथ में व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे ये बोला जाता है कि ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का। इसमें बोला गया था सेकेंड एक्सप्रेशन दैट मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज कोरोलरी टू फर्स्ट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ऐसी सिचुएशन इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पर अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन होता है तो वहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन ना हो। कहने का मतलब अगर इन दोनों में से किसी भी का वायलेशन हो रहा है, किसी भी एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, तो दूसरे टर्म का अपने आप ही वायलेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही उसका वायलेशन हो जाएगा। हम कोई ऐसी सिचुएशन इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ दोनों में से किसी एक का ही वायलेशन हो। चलिए अब समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली ये कहता है कि किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज केवल कुछ ग्राउंड्स की वजह से, कुछ आधारों की वजह से किसी भी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाना चाहिए। वो आधार क्या हो सकते हैं? आपका बर्थ प्लेस, आपकी क्रीड, या इसी तरीके के लाइक नेचर की अगर और भी चीज़ें हैं तो उसके आधार पर आपको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज मिलना या विशेष अधिकार मिलना उचित नहीं है। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, है ना। एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, समान व्यक्तियों को समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ हमने देखा उसमें ये चीज़ क्लियरली बोली गई थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में हार्श या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। ठीक, इसी के तहत में 3 प्रिंसिपल्स आते हैं रूल ऑफ लॉ के। पहला प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। ठीक है, लॉ सबसे सुप्रीम होगा, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और इसकी वजह से ही आर्बिट्रेरीनेस या एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर रहेगी। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर का मतलब क्या हो गया? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। जिसके पास भी पावर होता है, जिसके पास भी शक्ति होती है, वो उस पावर का मिसयूज कर सकता है। इस वजह से सर्वोत्तम माना जाएगा रूल ऑफ लॉ को, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मानी जाएगी सबसे बड़ी, ताकि मिसयूज ऑफ पावर ना हो सके। दूसरा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, कि सभी लोग लॉ के सामने बराबर कहलाएंगे। ठीक है, एंड द थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। ये जो थर्ड प्रिंसिपल है ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो शुरू के 2 प्रिंसिपल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है। यहाँ कहा जाता है दैट सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक।
जो लोग एक ही परिस्थिति में हैं या जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, उनके साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब चाहे वो व्यवहार प्रिविलेज की बात हो, यानी किसी विशेष अधिकार की, या फिर लायबिलिटी की, मतलब कि दायित्व की, यानी कि अगर एक जैसी सिचुएशंस हैं तो उनके साथ में चाहे राइट की बात हो, प्रिविलेज की बात हो या लायबिलिटी की बात हो, उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट ही किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। चलिए अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें तो सपोज कोई एक मिनिस्टर है और कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, दोनों ने एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है। अब चाहे मिनिस्टर हो या फिर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल, दोनों को अपने ऑफेंस के लिए वही सज़ा मिलेगी जो कि स्टैट्यूट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। ऑन द अदर हैंड, अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये कहता है कि सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिजर्वेशन का। देखिए एक एग्जाम्पल समझ, सोचिए कि एक वॉल है 10 फीट की और उसको क्रॉस करना है। अब हमारे पास 4 लोग हैं जिसमें से 3 की हाइट 6 फीट है और एक की जो हाइट है वो 5 फीट है। तो 6 फीट वाले लोग तो शायद वो दीवार को बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जो 5 फीट वाला पर्सन है उसके लिए उस दीवार को क्रॉस करना सही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें उसे क्रॉस कराना है तो सबसे पहले हमें जो बाकी के 3 लोग हैं 6 फीट हाइट वाले, उसके बराबर लाना पड़ेगा। अब उसे उस 6 फीट वाले लोगों के बराबर लाने के लिए मान लीजिए हम एक स्टूल देते हैं, वो स्टूल 1 फीट का है, वो व्यक्ति उस स्टूल पे चढ़ गया, अब वो 6 फीट की कैटेगरी में आ गया है बाकियों की तरह। इसे कहते हैं एक ही सर्कमस्टेंस के अब इसे कहा जाएगा कि वो चारों व्यक्ति एक ही सर्कमस्टेंस वाले इंडिविजुअल हैं। ठीक है, अब इनके साथ में समान व्यवहार किया जा सकता है, राइट। तो जैसे हम रिजर्वेशन की बात करें कि SC ST कम्युनिटीज को स्पेशल रिजर्वेशन इसीलिए मिलता है ताकि वो उन्हीं सर्कमस्टेंस में आ सकें जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑलरेडी है, तभी उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, क्योंकि सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, तो पहले हमें उन्हें सिमिलर सर्कमस्टेंस में लाना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई थी दैट जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 का, वो बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। देन एक और केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस अमित श्रीवास का। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 14 नेगेटिव इक्वालिटी नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई भी बेनिफिट गलत तरीके से राइट ऑफ इक्वालिटी के थ्रू दे दिया जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन यूज नहीं हो पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 14 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? नंबर 1, पावर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल नॉट इक्वल्स टू प्राइवेट सिटीजन, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास जो पावर है वो प्राइवेट ऑफिशियल्स से ज़्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, उनके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स है जो कि नॉर्मल प्राइवेट सिटीजन से बेटर है, क्योंकि ये उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दी गई है। द सेकेंड इज फॉरेन डिप्लोमेट्स। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो डिप्लोमेसी के लिए हमारे इंडिया में आते हैं, उनके पास भी कुछ स्पेसिफिक पावर्स होते हैं और ये आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 361, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जिसके तहत उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाता अगर कोई भी केस उनके खिलाफ फाइल होता है। ठीक है, तो ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ इक्वालिटी। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, अब चलिए समझते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए अगर हमें वो लॉ किसी के बेनिफिट के लिए बनाना है, किसी के वेलफेयर के लिए बनाना है, तो हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में वुमेन स्पेसिफिक लॉज अलग बने हुए हैं, क्योंकि जो वुमेन की कंडीशन है वो उस कंडीशन में नहीं थी जहाँ पर आज से कुछ साल पहले ऑलरेडी मेल्स थे। ठीक है, तो उनके लिए अगर हमें वुमेन को भी सेम उसकी कैटेगरी में लाना है तो हमें
क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा मैन और वुमेन के बीच में। तो इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कोई लॉ बनाना है, तो जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका जो रीज़न होना चाहिए वो उचित होना चाहिए। यानी कि बेटर लॉज बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा फॉर द गुड, किसी गलत चीज़ के लिए नहीं, बट पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होगा, और इसे ही कहा जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है, लेकिन फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन को, यानी कि अनफेयर लॉज बनाने को प्रोहिबिट करता है जो पर्टिकुलरली किसी एक क्लास के लिए हो। ठीक है, और यहाँ पे बट इट डजेंट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। अब ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सही है? तो ये दो चीज़ों पे बेस्ड है। नंबर 1 इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड नंबर 2 इज रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? यानी कि जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हम अलग अलग बांट रहे हैं, उसमें कोई रीज़न होना चाहिए जो कि उचित रीज़न हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं रेसलिंग होती है, रेसलिंग में अलग अलग बॉडी वेट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 55 केजी का अलग होता है, 45 केजी का अलग होता है। अगर सोचिए कि हम 45 वाले और 55 वाले को साथ में लड़वा देंगे, तो क्या ये चीज़ सही होगी? ये सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो 45 वाला है वो 55 वाले जितना बेहतर वहाँ पे खेल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें एक सेम रिजल्ट चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि जो 45 केजी वाला है उसका जो कंपटीशन है वो 45 केजी वाले के साथ में ही हो, ना कि 55 केजी वाले के साथ में। ठीक है, तो ये होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, क्योंकि अगर आप एक ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे डिफरेंट क्लास के लोगों से, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते। देन द सेकेंड थिंग इज रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट sought to be achieved। जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, उस क्लासिफिकेशन से किस तरीके से आप अपना डिजायर्ड आउटकम अचीव कर सकते हो, वो कहलाता है यहाँ पे रैशनल नेक्सस। यानी किस तरीके से वो क्लासिफिकेशन आपको हेल्प करेगा, यानी 45 केजी और 55 केजी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से आपको हेल्प करेगा डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप दोनों को सेम तरीके का गेम प्ले करवाओगे तो आपका डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका रैशनल नेक्सस, यानी दोनों आपके डिजायर्ड आउटकम और आपके क्लासिफिकेशन के बीच में एक संबंध होना चाहिए कि क्यों आपने वो क्लासिफिकेशन किया है। राइट, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में कहा गया दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसके और ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, जो आप एक्ट बना रहे हो उसके उद्देश्य के बीच में संबंध होना चाहिए। वही बात जो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन और रैशनल नेक्सस के बारे में समझी थी। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू सिंगल इंडिविजुअल, कहने का मतलब है अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, यानी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को भी एज अ क्लास ट्रीट किया जा सकता है। और ये कहा गया था चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 के केस में। जो आर्टिकल 14 में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इक्वालिटी का, वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और लेकिन जो इक्वालिटी है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, यानी कि इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वजह से इस केस में बोला गया दैट इक्वालिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि अगर आर्बिट्रेरीनेस है, मनमानापन है, तो वहाँ पे इक्वालिटी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई थी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 14 है वो सीधे प्रहार करता है, स्ट्राइक करता है आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर, यानी कि मनमानेपन के ऊपर, और ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो, यानी सभी के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस जो है वो परवेट करता है आर्टिकल 14 में, यानी कि जो आर्टिकल 14 की नींव है वो है क्या? इक्वल ट्रीटमेंट और रीजनेबलनेस, यानी कि सबके साथ एक उचित बराबर व्यवहार हो सके। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 14। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।